चर्चा करेंगे गोविंद मिश्र के द्वारा रचित उपन्यास धूल पौधों पर में कौन कौन से मुख्य बिंदु लिए गए हैं या कौन कौन सी समस्याओं को यहाँ पर उठाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि समाज में जो है स्त्री की स्थिति क्या है, उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है कि जो समाज है उसके अंदर स्त्री जो है एक, जहाँ पर हम पहले की बात करते हैं कि वहाँ कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन ये सारी जो बातें हैं अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं जो इस उपन्यास के अंदर दिखाई गई हैं। कि कथा नायिका जो है एक प्रतिभावान युवती है जो कि एक विश्वविद्यालय के अंदर एमफिल कर रही है, लेकिन जब वो घर पे होती है तो घर का जो वातावरण है उसे सदैव प्रताड़ित करता रहता है। उसके परिवार के अंदर उसकी सास हैं, ससुर हैं, उसके पति हैं, एक छोटा बच्चा है। जो उसकी सास है सदैव वो जो है उस पर तीक्ष्ण प्रहार करती रहती है, उठते बैठते कुछ ना कुछ उसे सुनाती रहती है, जिसके कारण वो सारा घर का काम करके जब वापस विश्वविद्यालय के लिए जाती है तो उसकी जो मनस्थिति है वो परिवार के प्रति आक्रोश से भरी हुई होती है। दूसरी ओर उसका जो पति है वो समय समय पर उसका उत्पीड़न करता रहता है, स्वयं कोई काम नहीं करता और उसको जो पैसे चाहिए वो पैसे उसको नहीं देता है। इसी कारण सदैव उसे उसके अपने पति के आगे झुक कर रहना चाहता है। उसकी इच्छा हो ना हो वो उसका साथ देने के लिए सदैव अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करती रहती है। और इसी तरह दिखाया कि जब वो वहाँ से बाहर जाती है, विश्वविद्यालय में जाती है, तो वहाँ पर भी जो है किस प्रकार स्त्री का शोषण किया जाता है कि एमफिल में उसके अच्छे नंबर होते हैं लेकिन फिर भी उसे प्रथम स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर जो उसके गाइड हैं जो उसको एमफिल के शोध के लिए जो निर्देशित करते हैं वो भी उसका शोषण करने से पीछे नहीं हटते हैं। वो भी उससे बार बार वो चाहते हैं कि वो उसके साथ संबंध स्थापित करे, तभी वो उनको इससे आगे बढ़ने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करती है तो उसका जो है स्थान उसे प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जब वो पीएचडी करने के लिए जाती है तो फिर उसे वही शोध निर्देशक मिलते हैं, जहाँ पर जाकर के भी उनकी जो स्थितियाँ हैं कि मैं कवि हृदय हूँ, मुझे सौंदर्य की आवश्यकता है, वो इस प्रकार की जो बातें हैं उससे करते हैं, जिससे वो निराश होकर के आकर के प्रेम प्रकाश से इस बारे में चर्चा करती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो आगे से उसे बताते हैं कि अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो तुम्हारी जो मेहनत है बेकार हो जाएगी और तुम्हें जब तक तुम्हें कोई डिग्री नहीं मिलती तो तुम्हारा जीवन अवरुद्ध हो जाएगा, तुम कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकोगी। और अगर इसी तरह तुम प्रत्येक व्यक्ति से इस गंदगी से लड़ने के लिए चल पड़ोगी तो तुम्हारा जो जीवन है किसी दूसरी दिशा के अंदर चला जाएगा। प्रेम प्रकाश इस बहाने से उसे किसी न किसी युक्ति से समझाते हैं कि किस प्रकार वो उस जो उसके शोध निदेशक हैं उनसे किस प्रकार से बच सकती है। यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि स्त्री है, जो युवती है, वो कहीं भी जाती है तो उसे कहीं भी कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती है। इसी प्रकार स्त्री की स्वतंत्रता को लेकर के भी लोगों की जो टीका टिप्पणी है वो इस पर की जाती है कि अगर कोई युवती ऐसी है जो कि लगभग अपनी विवाह की आयु को लांघ चुकी है तो उस पर भी तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं कि वो अकेली क्यों रह रही है। अगर कोई विवाहित स्त्री है और नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाती है तो सबका ये प्रश्न होता है कि अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। स्कूल में अगर तुमने नौकरी करनी है तो स्कूल तो हर स्थान पर होते हैं, और अगर कोई स्त्री किसी से हंसकर बात करती है तो उस पर यह टीका टिप्पणी की जाती है कि ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, ये इस प्रकार से बातचीत करती है। इस प्रकार से इस पूरे उपन्यास के अंदर स्त्री को किन किन मोर्चों के ऊपर किस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं
इसके बारे में जो है विस्तार से दिखाया गया है। अब हम दूसरा बिंदु लेंगे जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार समाज के अंदर आज भी अंधविश्वास, ढोंग जो है पूर्णतः लोगों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। कथा नायिका का जो पति है जिसका नाम आनंद है, लेकिन उसने अपने नाम के आगे स्वामी लगा रखा है। स्वामी आनंद अर्थात उसने क्या किया कि एक डिप्लोमा किया, किसी फर्म में नौकरी करने लगा, लेकिन उस फर्म के द्वारा जब उसे निकाल दिया जाता है तो उसके पश्चात वो एक ज्योतिष में डिप्लोमा कर लेता है और घर के अंदर ही एक मंदिर बना करके लोगों को अपना ज्ञान बांटने लग जाता है। अब यहाँ पर प्रेम प्रकाश उसे देखकर सोचा तो करते हैं कि जिस व्यक्ति को खुद को ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान देने वाला कैसे बन सकता है। तो अब वो क्या करता है कि आने जाने वाले लोगों को उनकी जन्म कुंडली देख करके या मंदिर में चढ़ावा इस प्रकार की बातें करता है, और उसने अपने उस मंदिर को, बैठने के स्थान को भी उसी प्रकार का बना रखा है। और जहाँ पर प्रेम प्रकाश उसकी जो स्थितियाँ उनको समझते हैं, क्योंकि प्रेम प्रकाश भी अपनी पत्नी के साथ उसके उस मंदिर में पहुँचते हैं और प्रेम प्रकाश की पत्नी जो है अपने पुत्र के भविष्य के लिए उससे बात करती है। प्रेम प्रकाश चुपचाप सुनते रहते हैं। तो वो कहता है कि उसके पुत्र के मतलब एक ही विवाह है और उसका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, अच्छा पैसा होगा। तो प्रेम प्रकाश को यहीं पर उसके इस ज्ञान पर हंसी आती है, उसके ज्योतिष पर, कि उनके बेटे का पहला विवाह जो है वो तो भंग हो चुका है और दूसरा विवाह उसने अभी किया है। और वो तिरछी नज़र से अपनी पत्नी को देखकर ये जता देते हैं कि कितना का ज्ञान इसमें है, ये सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो तो पढ़े लिखे लोग इनसे बच सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो इनके जाल से नहीं बच पाते हैं। इसी के अंदर जो तीसरा बिंदु है वहाँ पर ये दिखाया है कि छोटे बड़े जितने भी संस्थान हैं जहाँ पर रोज़गार के लिए लोग जाते हैं, जैसे हम एक स्कूल की बात करें कि वहाँ पर अब बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने स्कूल बना रखे हैं और उन स्कूलों के अंदर कम तनख्वाह पर वो अध्यापक रख लेते हैं। जो उन्होंने प्रिंसिपल जो रखी हुई होती है वो प्रिंसिपल जो है मालिकों के कहे अनुसार अध्यापकों को सदैव प्रताड़ित करती रहती है, और वही मालिक जब स्कूल में आते हैं तो उनके लिए वो अपने पलक पावड़े बिछाती रहती है। यहाँ ये दिखाया गया है कि शिक्षा का आदर नहीं, वहाँ पर निरादर किया जा रहा है। जो लोग शिक्षा के बारे में जानते नहीं हैं उन्होंने भी आज शिक्षा रोज़गार के नाम पर शिक्षा को भी एक व्यवसाय बना लिया है। इसी प्रकार इस अध्यापकों पर हो रहे शोषण की जो है इसके अंदर विस्तार से चर्चा की गई है कि जो अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं ख़ास तौर से उनको लिया गया है कि किस प्रकार से वो घर से बाहर आकर के काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर आकर भी उनका जो मनोबल है किसी न किसी इसी व्यवहार को देख करके टूटता जाता है। अगला बिंदु है इसके अंदर कि विवाहेतर जो संबंध हैं उनसे जो परिवार बिखर रहे हैं उनका चित्रण किया गया है। कथा नायिका का जो पति है वो ज्योतिष के बहाने से इसी प्रकार से एक लड़की को अपने चक्र में फंसा लेता है कि उसकी पत्नी तो यहाँ पर रहती नहीं है, इसलिए वो उसी से विवाह करने की उसको फुसलाता है कि मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। माता पिता जो हैं आनंद के, स्वामी आनंद जो हैं उनके देख रहे होते हैं, लेकिन सामने सब कुछ देखते हुए भी अपने पुत्र को इस गलत कार्य के प्रति कभी भी उसको रोकते नहीं हैं, अपितु वो इस सारे का दोषारोपण कथा नायिका पर करते हैं कि वो अगर यहाँ पर रहती तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती थी। जहाँ पर स्त्री की स्वतंत्रता की बात है, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के जो टिक्का टिप्पणियाँ परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा उस पर की जाती हैं, और जिन युवतियों का यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि थोड़ी आयु बड़ी होने तक विवाह नहीं होता, उनके प्रति जो लोगों की दृष्टि है वो किस प्रकार से बदली हुई होती है। इस प्रकार यह जो उपन्यास है
धूल पौधों पर, अर्थात हमारे मन के ऊपर जो विकृतियों की जो धूल जमी हुई है उस धूल को हटा करके हमें अपने आसपास का जो स्थितियां हैं, आसपास जो समाज है उस समाज को संभालने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके अंदर ये जो है सकारात्मक रुख दिखाने की चेष्टा की गई है। धन्यवाद।